नमस्कार बच्चों, एमए उत्तरार्ध पंचम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम इसके अंतर्गत हिंदी काव्य में राष्ट्रीय भावना विषय पर निबंध किस प्रकार लिखा जाए इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। हिंदी काव्य में राष्ट्रीय भावना की जब बात आती है तो हमने प्रारंभ किया था आदिकाल से कि आदिकालीन जो काव्य है उसमें किस प्रकार से हमको राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती है। तो ये जो राष्ट्रीय भावना है हमने आदिकाल के परिप्रेक्ष्य में देख ली। अब हम मध्यकाल के परिप्रेक्ष्य में आज हम इसे देखेंगे। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल है उसमें जो कविता की स्थिति थी वो यह थी कि इसमें राज दरबार से ये जो कविता है साधु महात्माओं की कुटिया तक आ गई थी। इसलिए इस युग में राष्ट्रीयता की भावना हमको कुछ कम अवश्य देखने को मिलती है। फिर भी इस युग में कुछ ऐसे कवि भी हुए जिन्होंने स्वतंत्रता के अमर सेनानी महाराणा प्रताप की शौर्य का बहुत ही प्रभावशाली गान किया। कुछ लोग जो खुद पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े रहे थे लेकिन वे महाराणा प्रताप को राष्ट्रीयता का प्रतीक मान करके उनकी प्रशंसा करते थे। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि अकबर के दरबार में रहने वाले जो बीकानेर नरेश पृथ्वीराज हैं उन्होंने पृथ्वीराज का नाम जो है वो प्रस्तुत किया बीकानेर नरेश ने, जिन्होंने कि अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर ही प्रताप का जो वास्तविक संधि पत्र है उसको पूर्ण सिद्ध करके अपनी कविता के द्वारा राणा के मन में आई हुई जो हीनता की भावना थी उसको वापस से जागृत किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मध्यकाल में राष्ट्रीयता की भावना ऐसा नहीं है कि हमको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। मध्यकाल में भी हमको राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती है। मध्यकाल में यदि हम बात करें रीतिकाल की तो रीतिकाल में जैसा कि आप सभी को पता है कि श्रृंगार की भावना प्रमुखतः रही थी और इस युग के ज़्यादातर कवियों ने राज दरबारों में रह करके ही अपनी जो श्रृंगार प्रधान कविता है उसके द्वारा आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने का कार्य किया था। और उनका जो मूल उद्देश्य था वो आश्रयदाताओं की जो मनोवृत्ति थी उसको समझ करके उसको संतुष्ट करना ही उनका मुख्य उद्देश्य रहता था। इसलिए इस काल में श्रृंगार की धारा ही सर्वोपरि रही है और यही कारण है कि राष्ट्रीय भावना से युक्त काव्य जो है वो हमको कहीं कहीं ही देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी कुछ कवि हमको देखने को मिलते हैं, जैसे भूषण है, लाल है, सूदन है आदि कुछ ऐसे कवि हैं जिन्होंने कि जो जातीयता का गौरव है उसको परख करके और उसका गान करके सोई हुई जनता को जगाने का कार्य किया। उस समय में औरंगजेब के जो अत्याचार थे उससे भारतीय संस्कृति पूरी तरह से खतरे में पड़ गई थी। तो उस समय छत्रपति शिवाजी ने वह कार्य किया कि जिसको कि हम राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं। भूषण ने ही उन्हें राष्ट्र रक्षक के रूप में देखा था। उन्होंने कहा कि वेद राखे विदित पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में। हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की, कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में। मीड़ी राखे मुगल, मरोड़ राखे पातशाह, बैरी बेटी राखे वरदान राख्यो कर में। राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, वेद राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। भूषण का जो काव्य है उसमें हमको कहीं कहीं मुसलमानों के प्रति जो हल्की बातें हैं या कड़वी उक्तियां हैं वो हमको देखने को मिलती हैं और यही कारण है कि बहुत से आलोचक उनको राष्ट्रीय कवि नहीं मानते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका यह मानना है कि भूषण केवल हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि ही थे, पूरे भारत के नहीं थे, इसलिए उसमें हमको राष्ट्रीयता की भावना देखने को नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा कहते समय वो ये भूल जाते हैं कि राष्ट्रीयता का जो रूप है वो भी हमेशा एक सा नहीं रहता है। राष्ट्रीयता का रूप भी बदलता रहता है। किस समय किस तरह की राष्ट्रीयता की आवश्यकता होती है यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस समय जब मुसलमानों का आक्रमण हो गया था, मुसलमानों का शासन था और उसमें औरंगजेब जैसा राजा हो गया था, तो भारतीय संस्कृति वास्तव में
खतरे में पड़ गई थी। अब आज का जो समय है, आज के समय में राष्ट्रीयता की भावना में हम केवल ये नहीं ले सकते कि हमारी सीमाओं को खतरा है। आज हमारे अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना है, राष्ट्रीयता की भावना में हम राष्ट्र निर्माण की भावना को भी लेते हैं। तो आज जो राष्ट्रीयता की भावना है उसका जो वह व्यापक हो गई है। आज हम राष्ट्रीयता की भावना में राष्ट्र निर्माण को सर्वोपरि रखेंगे, सीमाओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखेंगे, सामाजिक आर्थिक हर दृष्टि से देश के उद्धार की जो बात है उसकी बात ही भी राष्ट्रीयता के अंतर्गत ही आएगी। उसी तरह से राष्ट्रीयता की जो भावना है उसका रूप हमेशा एक सा नहीं रहता है, समय के अनुसार यह बदलता रहता है। आज भारत में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख, ईसाई आदि सभी मिलकर के एक राष्ट्र हैं, यह बात निश्चित है। लेकिन फिर भी भूषण के समय में जो मुसलमान थे उनको विदेशी आक्रमणकारी समझा जाता था और उनको भारतीय संस्कृति का जो विध्वंसक के रूप में देखा जाता था। इसीलिए ऐसी स्थिति में जो भूषण ने हिंदुत्व का संदेश दिया है वो एक तरह से भारतीयता का संदेश है और इस दृष्टि से उनका राष्ट्र कवि होना असंदिग्ध है। वो निश्चित रूप से राष्ट्र कवि ही थे। दूसरी बात यह भी है कि भूषण जो है वो मुसलमानों के विरोधी ना होकर के केवल औरंगजेब के विरोधी थे, जो कि हिंदुओं पर तरह तरह के अत्याचार कर रहा था। उन्होंने बाबर, हुमायूं, अकबर आदि मुगल सम्राटों को भूषण ने बहुत ही आदर की दृष्टि से देखा है। उन्होंने कहा है, बब्बर, अकबर, हुमायूं हद बांधी रखे, दो में एक करी न कुरान वेद डब की। अर्थात उन्होंने ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम जो शासक हैं उनका विरोध किया है। उन्होंने बाबर, हुमायूं, अकबर आदि की प्रशंसा भी की है, उनके बारे में लिखा भी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भूषण मुसलमानों के विरोधी थे, इसलिए वो एक राष्ट्र कवि नहीं थे। उनके बारे में विमल कुमार जैन ने ठीक ही लिखा है कि भूषण मुसलमानों के विरोधी नहीं थे, वरन औरंगजेब के विरोधी थे, जिसने अपने पूर्वजों द्वारा बनाए हुए सुंदर मार्ग को छोड़ करके हिंदुओं पर आपत्तियों के पहाड़ ढा दिए थे। भूषण जाति द्वेष के शिकार नहीं थे, वरन एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे। तो भूषण को हम मध्यकाल में ये जो प्रमुख कवि हैं, जो कि मैंने आपको पहले नाम बताए थे कि भूषण है, सूदन है, इन सब में हम भूषण को प्रमुख रूप से रख सकते हैं। भूषण, सूदन, लाल, इन सब में भूषण को हम प्रमुख रूप से रख सकते हैं, क्योंकि भूषण ने राष्ट्रीयता से संबंधित काव्य की रचना की और राष्ट्रीयता की जो भावना थी, उस समय राष्ट्रीयता की यही मांग थी कि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उससे मुक्ति की भावना, उनके अत्याचारों का विरोध करना, भारतीय संस्कृति का जो ह्रास होता जा रहा था, भारतीय संस्कृति के ऊपर जो एक तरह से आक्रमण हो रहे थे, उन आक्रमणों से अपनी संस्कृति को बचाना, अपनी संस्कृति की रक्षा करना, हिंदुत्व की रक्षा करना, यह बात उस समय राष्ट्रीयता के अंतर्गत बहुत आवश्यक थी। इसलिए इससे संबंधित उन्होंने भूषण ने रचना की है। तो बच्चों, इस बात को आपको अच्छी तरह समझना होगा कि भूषण एक सच्चे राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रचना करने वाले कवि थे और राष्ट्रीयता हर समय एक सी नहीं रहती। हमेशा हम राष्ट्रीयता के अंतर्गत यही नहीं ले सकते कि सब जातियां मिलकर के एक भाव से रह रही हैं, समान भाव से रह रही हैं, प्रेम से रह रही हैं और सब समान रूप से विकास कर रहे हैं। यह राष्ट्रीयता है, निश्चित बात है कि राष्ट्रीयता है, लेकिन हर समय ये बात नहीं हो सकती। जैसा कि हमने भूषण के समय में देखा कि भूषण ने कुछ मुस्लिम शासकों की प्रशंसा भी की है तो औरंगजेब का विरोध भी किया है, क्योंकि औरंगजेब की जो नीतियां थी वो हिंदुओं पर और हिंदू संस्कृति पर आघात करने वाली थी, जिसे कि स्वीकार करना संभव नहीं था। और इसीलिए भूषण ने औरंगजेब के विरुद्ध रचना की और इसीलिए उनके साहित्य में कहीं कहीं मुसलमानों के लिए जो हल्के शब्द हैं उनका भी प्रयोग हुआ है। लेकिन यह बात तो निश्चित है कि उनका राष्ट्रीयता की जो भावना है, उनके साहित्य का बहुत ही योगदान है। उनके काव्य में राष्ट्रीयता की भावना हमको देखने को मिलती है। तो इन कवियों के अतिरिक्त भूषण, सूदन, लाल इन सब के अतिरिक्त जो सूर्यमल मिश्रण है, जोधराज है आदि ने भी वीर भावनाओं की व्यंजना की है और उनके साहित्य में भी आत्मगौरव, जातीयता की भावना हमको देखने को मिलती है। तो इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं कि मध्यकालीन काव्य में भी हमको राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती है।
तो बच्चों, जब हम निबंध लिखेंगे तो हम सबसे पहले हमने राष्ट्रीय भावना क्या है इस सब के बारे में देखा, हिंदी काव्य में राष्ट्रीय भावना किस प्रकार पाई जाती है वह देखा। फिर हमने इसे आदिकाल से लिया, आदिकाल में राष्ट्रीय भावना के बारे में हमने चर्चा की। आज हमने मध्यकाल में राष्ट्रीयता की भावना के बारे में चर्चा की। अब अगले व्याख्यान में हम आधुनिक काल में राष्ट्रीय भावना किस प्रकार से है इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।